नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में हम आपको बताते हैं दुनिया भर की बड़ी खबरें, वो खबरें जिसका सीधा असर न सिर्फ पूरी दुनिया पर होता है बल्कि हम पर और आप पर भी होता है। उस खबर की तह तक जाते हैं, उस खबर का पोस्टमार्टम भी करते हैं और खबर के हर पहलू से आपको रूबरू कराते हैं। तो वर्ल्ड नाउ में क्या है इंपॉर्टेंट आज के लिहाज से जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। वर्ल्ड नाउ में सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका और ईरान के टसल के बारे में। मिडल ईस्ट की जंग में एक और खतरनाक यूटर्न हो गया है। कल जब मैंने आपको एक खबर बताई कि होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के लिए खोल दिया गया है, तब पूरी दुनिया ने चैन की सांस ली। आपने भी रिलीफ महसूस की होगी। लेकिन कल जिस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोला गया था, महज 24 घंटे के अंदर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से बंद कर दिया। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा यह लुका छिपी का खेल गंभीर मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। सवाल यह है कि आखिर इस होर्मुज के ताले की चाबी किसके पास है। कल तक ट्रंप तो थैंक यू बोल रहे थे, लेकिन आज फिर से नाकेबंदी की हकीकत सामने है। ट्रंप ने जो 7 दावे किए थे, ईरान ने उन्हें पूरी तरीके से खारिज कर दिया। IRGC का मैसेज क्लियर है, जब तक अमेरिका की समुद्री डकैती यानी कि नेवल ब्लॉकेड खत्म नहीं होगी, होर्मुज का रास्ता वो नहीं खोलेगा। इससे पहले ईरान ने होर्मुज का रास्ता खोलते हुए यह बयान दिया था कि अब अमेरिका को भी नेवल ब्लॉकेड हटा देना चाहिए, लेकिन अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड नहीं हटाया, जिससे कि होर्मुज वैसे भी बंद रहा। ट्रंप की बयानबाजी और हकीकत के बीच इस फैसले ने शांति की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया है। 22 अप्रैल की डेडलाइन सिर पर है। ट्रंप की चेतावनी साफ है, बुधवार तक ठोस समझौता नहीं हुआ तो आसमान से आग बरसेगी। तो क्या जंग का पार्ट 2 हम देखने वाले हैं? क्या ट्रंप की राजनीति और दुनिया की जिद, ईरान की जिद दुनिया को एक और विनाशकारी युद्ध की आग में झोंकने वाली है? होर्मुज बंद होना सिर्फ एक समुद्री रास्ता बंद नहीं होना है, यह वैश्विक शांति के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। इससे कई देश अंदर से हिल जाएंगे। और आज रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित भी करने वाले हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खाड़ी देशों में फिलहाल हालात ठीक नहीं लग रहे हैं और होर्मुज को जिस तरह से रह रहकर बंद किया जा रहा है, इससे हमारे देश में भी चिंता की लकीरें हैं। वर्ल्ड नाउ में अगली खबर की बात करेंगे। अमेरिका सीरिया से जा रहा है। अमेरिका की आदत रही है, किसी भी मुल्क में जाओ, वहां तबाही करो, फिर वहां से एग्जिट रूट ढूंढो जब वो देश, वो मुल्क तबाह हो जाए। और अमेरिका का ताजा एग्जिट है सीरिया एग्जिट। 12 साल की लंबी सैन्य मौजूदगी के बाद अप्रैल 2026 में कसराख एयरबेस से अमेरिकी सैनिकों का निकलना कोई सामान्य वापसी नहीं, बल्कि अमेरिकी विदेश नीति की एक और बड़ी विफलता है। इतिहास गवाह है कि अमेरिका का वॉर मॉडल हर बार एक जैसा ही रहा है। इराक में विनाश के हथियारों के नाम पर सरकार गिराई गई, लेकिन नतीजा अराजकता और ISIS के उदय के तौर पर सामने आया। अफगानिस्तान में 20 साल की जंग के बाद अमेरिका ने उसी तालिबान को सत्ता सौंप दी, जिसे खत्म करने के लिए उसने अरबों डॉलर गंवाए और हजारों जानें ली। अमेरिका के इतिहास को देखें तो पैटर्न साफ दिखता है। वो जिस भी मुल्क में जाता है, वहां तबाही, अराजकता, बर्बादी, और उसके बाद अमेरिका हाथ झाड़कर चल देता है। इतिहास यह भी बताता है कि अमेरिका आज तक किसी युद्ध को जीतने में कामयाब नहीं रहा है। सीरिया में जिसके खिलाफ लड़ाई शुरू की, जिस ISIS के खिलाफ अमेरिका ने स्ट्राइक शुरू किए, जिस ISIS को खत्म करने का दावा किया, उसी ISIS के एक आतंकी को सीरिया का राष्ट्रपति बनाकर अब अमेरिका सीरिया को थैंक यू कह रहा है। यही सच्चाई है। और वियतनाम से लेकर सीरिया तक अमेरिका की हकीकत भी यही रही है। जानेंगे डिटेल से बारे में अमेरिका के इस फेल्ड ऑपरेशन के बारे में और बताएंगे आपको सीरिया के हालात फिलहाल क्या हैं, किन हालातों में छोड़कर 12 साल की बर्बादी के बाद अमेरिका यहां से निकल रहा है। इसके बाद वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे आज एक और इंटरेस्टिंग खबर की, पुतिन के उस प्लान के बारे में जिसने यूरोप में खलबली मचा दी है। दुनिया इस वक्त बेहद खतरनाक मोड़ पर है। सवाल क्या व्लादिमीर पुतिन अब सिर्फ यूक्रेन पर नहीं बल्कि पूरे यूरोप को वॉर जोन बनाने में लगे हुए हैं? यह बात यूरोपीय देश लंबे समय से कह रहे हैं और अब इस पर मुहर तब लग गई है जब रूस ने यूरोप के 12 देशों के हिट लिस्ट जारी कर दी है। ब्रिटेन, जर्मनी और पोलैंड जैसे देशों को सीधी चेतावनी दी गई है कि अगर उनके यहां से यूक्रेन को
ड्रोन या हथियार सप्लाई हुए तो वो सीधे रूसी मिसाइलों के वैध निशाने होंगे। पुतिन अब सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है, ग्रे जोन वॉरफेयर के जरिए रूस यूरोप की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर लाने की तैयारी कर रहा है। ब्रिटिश समुद्री सीमा में रूसी परमाणु पनडुब्बी की तैनाती का मकसद सिर्फ गश्त नहीं है, बल्कि दुनिया की डिजिटल लाइफलाइन अंडर सी केबल्स को तबाह करना है। यह तनाव इस हद तक बढ़ चुका है जहां नेटो की सामूहिक सुरक्षा की नींव ही हिलती दिख रही है। मॉस्को को लगता है कि अगर उसने छोटे देशों पर हमला किया तो अमेरिका अपनी गारंटी से पीछे हट जाएगा। ट्रंप की कूटनीति और पुतिन की आक्रामक चालों के बीच यूरोप का भविष्य अंधकार में दिख रहा है। क्या यूरोप एक बहुत बड़े विनाश के कगार पर है? और क्या अमेरिका और ट्रंप भी यूरोप को कमजोर करना चाहते हैं? क्योंकि अमेरिका बार बार नेटो की आलोचना करते रहे और नेटो देशों को कायर बताते रहे, पेपर टाइगर कहते रहे। बताएंगे आपको यूरोप का भविष्य और पुतिन की तैयारी क्या कहती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं इन खबरों को विस्तार से और इन खबरों की गहराई में उतरने की कोशिश करते हैं। मिडिल ईस्ट में होर्मुज खुलने के बाद पूरी दुनिया में जो खुशी का माहौल था वो 24 घंटे के अंदर काफूर हो चुका है, क्योंकि आज फिर से होर्मुज पर ताला जड़ दिया गया है। और होर्मुज पर ताला किसी और ने नहीं बल्कि IRGC ने फिर से लगाया है। ट्रंप की बयानबाजी ने फिर से होर्मुज को दिक्कत में डाल दिया है। अगर होर्मुज दिक्कत में है, परेशानी में है, तो समझ लीजिए पूरी दुनिया दिक्कत में है, पूरी दुनिया परेशानी में है। खास करके वो देश जो बड़ी मात्रा में ईरान से तेल लेते हैं या फिर मिडिल ईस्ट से तेल लेते हैं। होर्मुज कई दिनों के बाद खुला, लेकिन 24 घंटे ही इसकी जिंदगी रह पाई। नक्शा आपको दिखाते हैं होर्मुज खुलने के बाद क्या कयास लगाए जा रहे थे, मिडिल ईस्ट के देशों ने कैसे राहत की सांस ली। यह है होर्मुज स्ट्रेट, उसके ऊपर पर्शियन गल्फ आप देख रहे हैं, नीचे गल्फ ऑफ ओमान देख रहे हैं, और यहां से मिडिल ईस्ट का सारा तेल इकट्ठा होकर, इंक्लूडिंग ईरान, तेहरान का सारा तेल इकट्ठा होकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जरिए ओमान सागर से बाहर निकलता। और 28 फरवरी से पहले यही चल रहा था, जब तक अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान पर अटैक नहीं किया था। ऊपर वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं वो है ईरान का इलाका, ईरान का नक्शा। कल इस इलाके को खोल दिया गया और इस बात का ऐलान खुद अब्बास आराक्ची ने किया। इस इलाके को खोलने के बाद साफ सीधी बात सामने आई। वो बात क्या थी कि अब कोई भी जहाज यहां से फ्रीली गुजर सकता है, कोई भी व्यापारिक जहाज, सैन्य जहाज को अभी भी परमिशन नहीं थी, किसी भी व्यापारिक जहाज को गुजरने दिया जाएगा, इंक्लूडिंग मिडिल ईस्ट। तो मिडिल ईस्ट के सारे जहाज इस तरफ बढ़ने लगे और यहां से निकलने लगे। ये जो पॉइंट आप ब्लिंक यहां पर देख रहे हैं, गल्फ ऑफ ओमान, ओमान सागर की गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड है। यहां पर अमेरिकी ने ब्लॉक किया हुआ, अमेरिकी शिप्स ने, अमेरिकी सेना ने। IRGC ने जब इस इलाके को खोल दिया तो ईरान ने बयान जारी कर कहा कि अमेरिका को भी तुरंत नेवल ब्लॉकेड हटाना चाहिए, लेकिन अमेरिका ने यह ब्लॉकेड नहीं हटाया। जो ब्लिंक वाली स्थिति, पोजीशन आप देख रहे हैं। अब इसकी वजह से क्या हुआ, IRGC को लगा कि उसका होर्मुज ब्लॉक करने का जो इरादा था वो फेल हो जाएगा और इसका बेनिफिट मिलेगा अमेरिका को। और सीजफायर और होर्मुज तभी खुला जब अमेरिका ने कहा था कि वो भी अपने नेवल ब्लॉकेड हटा रहा है। तो ईरान ने कहा कि भाई आप अपने वायदे से पीछे हट गए, आपने अभी भी ब्लॉकेड लगा रखा है, तो फिर इस जगह को खोलने का क्या फायदा, जब शिप्स गल्फ ऑफ ओमान से निकलकर अरेबियन सी में आ ही नहीं पाएंगे, तो फिर फायदा क्या होगा। अब दिक्कत यह हो गई कि होर्मुज, अब देखिए अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड जो आप देख रहे हैं ओमान की खाड़ी से पहले, इसी ब्लॉकेड की वजह से, गुस्से की वजह से ईरान ने दोबारा इस जगह को बंद कर दिया। ये जो इलाका आप देख रहे हैं 24 घंटे के अंदर, क्योंकि अमेरिका ने यह ब्लॉकेड नहीं खोला। ईरान कह रहा है अमेरिका ने वायदा खिलाफी की है। कल जब होर्मुज खुला था तो किस तरह से टैंकर्स की आवाजाही दिखी थी, कतारें दिखी थी, होर्मुज से तस्वीरें भी आई। जो टैंकर्स फंसे हुए थे वो बारी बारी से निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन धीरे धीरे फिर से सब सन्नाटा पड़ गया। अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड की तस्वीर आपने देख ली। अमेरिकी सेंटकॉम ने भी कहा है कि घेरेबंदी जारी रहेगी। इधर जंग के लिए युद्ध अभ्यास भी जारी है। युद्ध अभ्यास सिर्फ एक तरफ नहीं, दोनों तरफ से युद्ध अभ्यास इस वक्त जारी है। कल जब ईरान ने होर्मुज को खोल दिया तो पूरी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई। इवन मैं भी खुश था, आप लोग भी खुश रहे होंगे।
और दुनिया में भी हर देश की मैक्सिमम इलाकों की यही स्थिति थी, क्योंकि हर जगह रेट स्पाइक कर रहे हैं पेट्रोल डीजल का। पेट्रोल डीजल बेसिक कम्युनिकेट के लिए या फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक बेसिक पैमाना है। अगर ट्रांसपोर्टेशन तेल महंगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा तो सब महंगा। इस वजह से जब होर्मुज खुला तो दुनिया ने राहत की सांस ली, लेकिन यह खुशी 24 घंटे तक भी नहीं टिक पाई। ईरान ने होर्मुज को दोबारा ब्लॉक कर दिया, क्योंकि ईरान यह कह रहा है कि अमेरिका अपने वायदों पर खरा नहीं उतरा और उसने वायदे तोड़े, सीज फायर का उल्लंघन किया। अमेरिका इस पर क्या रिएक्शन दे रहा है? अमेरिका कह रहा है कि यह ईरान की जबरदस्ती है। कल जब ईरान ने होर्मुज खोला तो ट्रंप खुश हो गए, थैंक यू कहने लगे। इससे पहले तो वो ईरान को गाली दे रहे थे। आज फिर से होर्मुज बंद हो गया है। 4-5-6 घंटे में रिएक्शन आता ही होगा अमेरिका से। और बातचीत की तारीख भी नजदीक आ रही है, सीजफायर खत्म होने की तारीख भी नजदीक आ रही है। होर्मुज खुलने का एक्साइटमेंट ट्रंप को तो इतना हुआ था कि ट्रंप ने एक ही घंटे में 7 दावे कर दिए और एक एक करके ईरान ने उन 7 दावों को झूठा करार दिया। कहा यह सरासर बकवास है, झूठ है और महज अफवाह है। ईरान ने यूरेनियम को लेकर ट्रंप के दावे को भी खारिज कर दिया। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागिर गालिबाफ ने कहा कि ट्रंप ने गलत बयान दिए हैं। ट्रंप ने 7 दावे किए जो सारे के सारे झूठ हैं। गालिबाफ ने यह भी कहा कि बातचीत में अमेरिका को कुछ हासिल नहीं होगा। ये 7 दावे क्या हैं, ये भी जान लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान अब कभी होर्मुज बंद नहीं करेगा। ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को यूएस लेकर रहेगा। ईरान ने समुद्री माइंस को हटाने का फैसला किया है। लेबनान युद्ध विराम से कोई संबंध नहीं है। होर्मुज व्यापार के लिए पूरी तरह से खुला हुआ है। तेहरान ने खुद युद्ध विराम की गुहार लगाई है। जंग में मदद के लिए नेटो का फोन भी आ चुका है, लेकिन ईरान ने इन तमाम दावों को सिरे से खारिज कर दिया। ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका नेवल ब्लॉकेड नहीं हटाता है तो फिर होर्मुज फिर से बंद होगा, और ईरान ने वो कर भी दिया। यूरेनियम ट्रांसफर की कोई बात नहीं हुई है। ईरान ने कहा हमने अभी तक सी माइंस को नहीं हटाया है। लेबनान में सीजफायर नहीं तो वार्ता नहीं, केवल निर्धारित और अनुमति से ही संभव है यहां पर यात्रा। यूएस खुद सीजफायर के लिए आगे आया और नेटो ने जंग में आने से मना कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ समझौता पूरा होने तक होर्मुज स्ट्रेट की नौसैनिक नाकेबंदी बरकरार रहेगी। इस पर ईरानी स्पीकर गालिबाफ ने कहा कि ऐसा है तो होर्मुज फिर से बंद कर रहे हैं, और जब तक अमेरिका नेवल ब्लॉकेड नहीं खोलेगा तब तक होर्मुज बंद रहेगा। और आखिरकार हुआ भी यही। ईरान ने होर्मुज को फिर से ताला जड़ दिया। उधर ईरान के समझौते के साथ लेबनान से और इजराइल में सीजफायर तो ट्रंप ने करा दिया। 22 अप्रैल तक के लिए ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर का ऐलान किया है। एक दौर की बातचीत बेनतीजा हो चुकी है, दूसरे दौर की बातचीत होने वाली है। ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि अगर बुधवार तक समझौता नहीं हुआ तो बमबारी फिर से होगी। आप ट्रंप का बयान सुनिए, वो हमले को लेकर क्या कह रहे हैं। Attacks, yeah. Maybe I won't extend it. Okay. But the blockade is going to remain. Do you have enough certainty? But maybe I won't extend it. So you have a blockade, and unfortunately we'll have to start dropping bombs again. Attacks, yeah. Maybe I won't extend it. Okay. But the blockade is going to remain. Do you have enough certainty? But maybe I won't extend it. So you have a blockade, and unfortunately we'll have to start dropping bombs again. यानी ट्रंप ने कहा कि ब्लॉकेड जारी रहेगा, समझौता नहीं हुआ तो हमला फिर से हो सकता है, एक्सटेंशन नहीं देंगे। अब आपको बताते हैं, थोड़ी दिन पहले की बात है, 3 दिन पहले ही ट्रंप ने पोस्ट कर कहा था कि वो भी घेरेबंदी को हटा रहे हैं। इससे चीन खुश होगा और ट्रंप कह रहे हैं कि अब हमारा नेवल ब्लॉकेड जारी रहेगा। यानी ट्रंप के कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप पर कोई भरोसा नहीं कर सकता है। इसलिए तेहरान, ईरान भी भरोसा नहीं करता, खामनेई भी भरोसा नहीं करते और IRGC भी ट्रंप पर भरोसा नहीं करता है। डोनाल्ड ट्रंप की यू टर्न की लिस्ट तो बहुत लंबी है, सारी बताने लग गया तो शो कम पड़ जाएगा, आज का दिन भी कम पड़ सकता है। तो मैं आपको मेजर हालिया जो यू टर्न है वो बता देता हूं। होर्मुज 48 घंटे में खोलने की धमकी दी, ये खबर है 21 मार्च की। 23 मार्च को कहा कि ईरान जल्द ही होर्मुज खोल देगा। 27 मार्च को कहा कि 6 अप्रैल तक होर्मुज खोल दे ईरान, वरना मैं बताऊंगा। 5 अप्रैल होर्मुज खोलो नहीं तो बड़े हमले होंगे। फिर 12 अप्रैल को कहा कि होर्मुज पर नाकेबंदी अमेरिका कर रहा है।
15 अप्रैल को कहा कि हम अपनी नाकेबंदी हटा रहे हैं। 17 अप्रैल को कहा कि ईरान ने होर्मुज खोल दिया है। फिर 18 अप्रैल को कहते हैं कि अमेरिकी नाकेबंदी जारी रहेगी। तो फिर ईरान ने कहा थैंक यू वेरी मच मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, होर्मुज हम दोबारा बंद कर रहे हैं। अमेरिका के जिद और पागलपन की वजह से होर्मुज एक बार फिर से बंद हो गया, क्योंकि अमेरिका कह रहा है नेवल ब्लॉकेड हम लगातार जारी रखेंगे, जिससे कि ईरान पर प्रेशर कायम रहे और शांति की डील जल्द ही कंप्लीट की जा सके। ईरान की माने तो वार्ता अभी भी अधूरी है और अंतिम समझौते से बहुत दूर है। ईरान के मुताबिक परमाणु सामग्री ट्रांसफर सहित प्रमुख कई मुद्दों पर ठोस प्रगति नहीं हुई है। बयानों से दोनों देशों के बीच कूटनीति की स्थिति नाजुक दौर में है। जहां वाशिंगटन ने संभावित सफलता को लेकर आशावाद व्यक्त किया है, तो वहीं तेहरान की प्रतिक्रिया से पता चलता है कि प्रमुख मतभेद अभी भी अनसुलझे हैं। ईरान ने साफ कहा है कि वो सीजफायर बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं रखता है। अगर बातचीत के लिए वो तैयार है तो वो सैन्य कार्रवाई के लिए भी तैयार है, और अगर समाधान निकालना है तो सभी मुद्दों पर एक साथ स्थायी समाधान होनी चाहिए। किन किन मुद्दों पर बात अटकी हुई है? यूएस ईरान की बातचीत परमाणु तक सीमित थी। अब इसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज सुरक्षा गारंटी भी है, फ्रीज संपत्तियां भी हैं, बैलिस्टिक मिसाइल भी इसका हिस्सा है, युद्ध का मुआवजा है, क्षेत्रीय मुद्दे भी शामिल हैं। ईरान कह रहा है कि सीजफायर नहीं चाहिए, आप सीजफायर अपनी जेब में डालिए, पुड़िया बनाइए और निकल लीजिए। ईरान कह रहा है स्थायी समाधान चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे जून 2025 में हमला किया, फिर फरवरी 2026 में हमला कर दिया, फिर पता चले जनवरी 2027 में फिर आप बोरिया बिस्तर बांधकर मिडिल ईस्ट आ जाओ और फिर कहो हमें ईरान पर हमला करना है। ईरान का कहना है कि वो बार बार युद्ध और शांति के चक्र में नहीं फंसना चाहता है। ईरान स्थायी शांति चाहता है, स्थायी हल चाहता है, और वो अपने देश, अपनी संप्रभुता और अपने लोगों की सुरक्षा चाहता है। हालांकि दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी सबसे बड़ी कमी है, और यही सबसे बड़ी समस्या भी है। और जब सामने डोनाल्ड ट्रंप हो तो उसके सामने जो व्यक्ति खड़ा होता है या उसके सामने जो देश है, वो वैसे ही परेशान होता है कि इस व्यक्ति पर भरोसा करे तो करे कैसे, अगले ही पल पता नहीं ये व्यक्ति क्या कह दे। डोनाल्ड ट्रंप के साथ हालात तो ऐसे हैं, लोग बताते हैं कि फोन पर हाय हेलो बातचीत होती है और वो मीडिया में आकर दावा कर देते हैं कि मैंने फलाने देश से बातचीत की और वो देश हमारे साथ व्यापारिक डील कर रहा है, बिजनेस इकोनॉमिक डील कर रहा है और हमारी तरफ से समझौता हो चुका है। और सामने वाले देश की हवाइयां उड़ जाती हैं, वो कहते हैं कि हमने तो ऐसा कभी कुछ कहा ही नहीं, हमारे तो हाय हेलो ही बातचीत हुई थी बस। इसलिए अब भरोसे की कमी सबसे बड़ी दिक्कत है। हालात ऐसे हैं कि एक तरफ बातचीत की उम्मीद तो है, दूसरी ओर आईआरजीसी ने कहा है कि अगर बातचीत विफल हुई तो वो संघर्ष के लिए तैयार है। उन्होंने अपने साथ सबसे बड़े लड़ाकों की फौज को तैयार कर लिया है। 10 लाख जवानों की एंट्री करवाई है आईआरजीसी ने ईरानी आर्मी में। इस बीच ट्रंप ने एक बार फिर ईरान की यूरेनियम को लेकर दावा किया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका किसी भी हालत में ईरान के पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम हासिल करेगा। ट्रंप खुली चेतावनी दे रहे हैं, अगर समय पर समझौता नहीं हुआ तो फिर बमबारी शुरू हो सकती है। ट्रंप ने संकेत दिया है कि 22 अप्रैल की डेडलाइन बेहद अहम है। मैंने आपको याद होगा, आपको एक रिपोर्ट बताई थी जो कि पेंटागन की लीक रिपोर्ट थी, जिसमें 23 अप्रैल को एक बहुत बड़े हमले, कोऑर्डिनेटेड हमले की बात कही गई है और इस पर अमेरिका बहुत तेजी से काम कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि 22 अप्रैल की डेडलाइन हो, उसके बाद बहुत बड़ा भीषण हमला हो सकता है। ईरान भी कह रहा है आ देखें जरा किसमें कितना है दम। अगर इस तारीख तक अमेरिका और ईरान के बीच कोई ठोस समझौता नहीं होता तो सीजफायर खत्म माना जाएगा, और सीजफायर खत्म मतलब दोनों ओर से एक्शन शुरू। अब जब ईरान ने फिर से होर्मुज को बंद कर दिया है तो जंग ही आखिरी विकल्प है क्या? शांति वार्ता पर खतरा है। अमेरिका ईरान वार्ता पर भी खतरा है क्योंकि होर्मुज को फिर से बंद कर दिया गया है। ट्रंप ने फिर से ईरान को धमकी दे दी है। यूएस ने सीजफायर बढ़ाने से भी इनकार कर दिया है। होर्मुज बंद होने से एक बार फिर पूरी दुनिया सख्ते में है, क्योंकि हर देश एनर्जी क्राइसिस से दो चार होने लगता है। हर देश की अपनी परेशानी है। अब हर देश में तेल का कुआं नहीं है। जहां तेल के कुएं हैं वहां तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां तेल के कुएं नहीं है वो लोग क्या करें?
हाँ, इसी बीच ईरानी विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि सीजफायर और वार्ता के नाम पर अमेरिका फिर से हमला कर सकता है। अमेरिका नाकेबंदी नहीं हटा रहा है, इसलिए हम दुश्मन के जहाजों को होर्मुज से नहीं जाने देंगे। कुल मिलाकर जंग के आसार फिर से बनते दिख रहे हैं। उधर खबर थी कि सोमवार को फिर से शांति वार्ता होनी थी, लेकिन होर्मुज के मुद्दे पर आकर यह मामला फंस गया और फिर से जंग शुरू होने की बात कही जा रही है। वैसे भी ट्रंप ने 22 तारीख तक की डेडलाइन दी है, इसके बाद बमबारी करने की धमकी दी है। लेकिन ईरान को क्या खबर मिली कि उसने होर्मुज को दोबारा बंद कर दिया, होर्मुज पर शिकंजा कसा। खबर यह भी है कि आईआरजीसी ने होर्मुज में दोबारा माइंस बिछाने का काम शुरू कर दिया है, ताकि कोई भी जहाज बगैर ईरान की परमिशन के यहां से ना निकल पाए। खबर है कि ईरान ये प्रस्ताव दे सकता है कि ओमान के हिस्से वाले होर्मुज स्ट्रेट से जहाज गुजर सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक बड़ी समस्या है। अब आपके टीवी स्क्रीन पर जो होर्मुज स्ट्रेट का आप मैप देख रहे हैं, इसमें से एक पुराना रास्ता है। पुराना रास्ता कौन सा वाला है, जरा फुल स्क्रीन को देखते हैं। जो सफेद वाली लकीर आप देख रहे हैं, वो पुराना रास्ता है जहां दुनिया भर के जहाज गुजरा करते थे। ईरान ने इस रास्ते पर माइंस बिछा दी ताकि इस हिस्से को ब्लॉक किया जा सके। अब इंपॉर्टेंट यह है कि ईरान खुद भी नहीं जानता कि माइंस अब कहां है, क्योंकि समंदर के नीचे लहरें बहुत तेज होती हैं जो माइंस को इधर उधर कर देती हैं। अब खबर यह है कि समंदर की लहरों के साथ कई माइंस बहकर अपनी जगह से डिसलोकेट हो गई हैं, इसलिए अब ईरान को भी नहीं पता कि वो माइंस कहां हैं। लिहाजा ये रास्ता जहाजों के गुजरने के लिए अब असुरक्षित है। समंदर में ईरानी सेना ने माइंस बिछाई थी और अगर जहाज हादसे का शिकार होता है तो जिम्मेदारी ईरान की होगी। इसी वजह से ईरान की सेना जहाजों को केश्म द्वीप के पास से गुजरने, होर्मुज द्वीप और लारक द्वीप के बीच से गुजरने को कह रही है। खबर यह भी है कि फिर से ईरान ने होर्मुज को ब्लॉक किया है, क्योंकि अब जो ग्रीन कॉरिडोर दे रहा था वो नहीं देगा, क्योंकि अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड नहीं हटाया। उम्मीद तो है कि जंग कल या परसों ना छिड़े, कभी ना छिड़े, कभी भी लड़ाई ना हो, लेकिन जिस तरह के हालात दिख रहे हैं उसमें ना तो अमेरिका पीछे हटने को तैयार है और ना ही ईरान झुकने को तैयार है। जंग में अमेरिका करोड़ों डॉलर फूंक चुका है, अख्तियार कुछ भी नहीं है। ईरान में जो खर्च हुआ है अमेरिका का अब तक आप देख लीजिए। नाकेबंदी और गश्त पर रोजाना 460 करोड़ खर्च करता है। 49 दिन में 22,540 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है अमेरिका। मिसाइल बमबारी में 510 करोड़ रोजाना का खर्च है। 24,990 करोड़ 49 दिन में खर्च कर चुका है। सैनिकों और रसद के ऊपर 230 करोड़ रोजाना का खर्च है। 11,270 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है 49 दिन में। अरब देशों की सुरक्षा पर 850 करोड़ रुपए रोजाना खर्च कर रहा अमेरिका। 49 दिन में 41,650 करोड़ खर्च कर चुका है। मिडिल ईस्ट में इंटेलिजेंस में 400 करोड़ रोजाना और 19,600 करोड़ 49 दिन में खर्च कर चुका है। अब तक कुल खर्च अगर आप देखें तो 2,450 करोड़ का रोजाना का खर्च है और 50 दिन के खर्च को आप देखें तो लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए फूंक चुका है अमेरिका इस लड़ाई में। लेकिन 1.25 लाख करोड़ में हासिल क्या हुआ? कुछ भी नहीं, सन्नाटा, जीरो। अमेरिका जंग में पैसा भी गंवा रहा है, साख भी गंवा रहा है और नाक भी कटवा रहा है। देखना होगा कि अमेरिका अपनी घेरेबंदी हटाता है या नहीं हटाता है। लेकिन जहां तक आसार दिख रहे हैं उससे एक बात तो साफ है, यह साफ है कि अगर अमेरिका और इजराइल मिलकर लेबनान से सीज फायर कर सकते हैं ईरान के कहने पर, तो अमेरिका ये नेवल ब्लॉकेड भी हटाएगा और ईरान से दूसरे दौर की बातचीत में भी जरूर आएगा। इस खबर पर हमारी नजर आएगी। इस बीच आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है। होर्मुज पर नाकेबंदी को लेकर मोस्तफा खामनेई का बयान सामने आया है। दुश्मन को हार का स्वाद चखाएंगे, मोस्तफा खामनेई ने कहा है। दुश्मन नई हार के लिए तैयार रहे, यह भी मोस्तफा खामनेई ने कहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ईरान को जानकारी मिल गई है और जो पेंटागन की लीक रिपोर्ट की जानकारी हमने आपको दी थी, जानकारी ईरान तक पहुंच गई है कि अमेरिका एक और अटैक की तैयारी कर रहा है, इसलिए उसने नेवल ब्लॉकेड नहीं हटाया है ओमान की खाड़ी से। और इसलिए मोस्तफा कह रहे हैं
कि दुश्मन को दोबारा हराएंगे और नई जीत की तैयारी करे आईआरजीसी। एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने 20 जहाजों को वापस लौटाया। यूएस नाकेबंदी तक हुर्मुज बंद रहेगा। आईआरजीसी ने कह दिया है नाकेबंदी यूएस की नहीं हटी तो कोई वार्ता भी नहीं होगी, अमेरिका से बातचीत भी नहीं करेंगे। बेसिकली इस इलाके का कमांड कंट्रोल अमेरिका को नहीं देना चाहता ईरान, ये बात भी समझिए। अगर हुर्मुज खुला हुआ है फिर भी इस इलाके से तेल नहीं निकल पा रहा है बगैर अमेरिका के परमिशन के, तो ये ईरान की साख पर बट्टा है। और ईरान ये मानता है कि इस इलाके की हुर्मुज की जो चाबी है वो ईरान के पास रहेगी, न कि अमेरिका के पास। इसलिए अमेरिका ने ब्लॉकेड नहीं हटाया तो ईरान ने फौरन ब्लॉकेड किया, हुर्मुज को बंद किया। और अब ईरान ये कह रहा है कि पहले अमेरिका ब्लॉकेड हटाए उसके बाद हम हुर्मुज खोलेंगे, यानी कि बाजी अब पलट दी गई है। आगे बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की क्रेडिट पर बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उनके बयान, उनके दावे सब के सब झूठ पर आधारित होते हैं। इतिहास गवाह है कि अमेरिकी विदेश नीति और अमेरिका का ऑपरेशन जब जब फेल रहा तब अमेरिका उस इलाके से दुम दबाकर निकला, उस देश को तबाह और बर्बाद करने के बाद। खबर यह है कि अमेरिका सीरिया के इलाके को छोड़कर करीब 12 साल की जंग के बाद, सैन्य मौजूदगी के बाद यहां से निकलने का फैसला कर चुका है और अपने सैन्य ठिकाने खाली कर लिए। 22 अप्रैल 2026 में हसाका के कसराक एयरबेस से आखिरी अमेरिकी काफिला निकल जाएगा। इसके बाद सीरियाई सरकार ने सभी बेस अपने कब्जे में ले लिए हैं। अमेरिकी सेना ने 12 साल बाद सीरिया को छोड़ दिया है। यूएस ने अपने सभी सैनिकों को वापस बुला लिया है। कसराक एयरबेस से आखिरी काफिला रवाना हो गया है। काफिले के निकलते ही एयरबेस पर कब्जा हो चुका है। सीरियाई सरकार सैन्य ठिकानों पर कब्जा कर रही है। अमेरिका ने 2000 सैनिकों को जॉर्डन शिफ्ट कर दिया है। हसाका, रुमेलान समेत 7 बड़े बेस खाली कर दिए हैं। कसराक एयरबेस आखिरी अमेरिकी ठिकाना था। सीरिया से अमेरिका का रफू चक्कर होना कोई सैन्य कदम ही नहीं है, बल्कि ये 21वीं सदी की अमेरिकी विदेश नीति वॉर ऑन टेरर और लंबे युद्धों की सीमाओं पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है। करीब 12 साल तक सीरिया में मौजूद रहने के बाद अमेरिका का यूं निकल जाना पूछने पर मजबूर करता है, आखिर अमेरिका को सीरिया में क्या मिला? क्या वो अपने लक्ष्य हासिल कर पाया, या फिर ये एक और वियतनाम, ये एक और अफगानिस्तान, ये एक और ईरान बन के रह गया? अब सबसे पहले सवाल ये उठता है कि सीरिया में अमेरिका गया ही क्यों था? 2011 में सीरिया में गृह युद्ध की शुरुआत हुई। राष्ट्रपति के खिलाफ विद्रोह भड़का। धीरे धीरे यह मामला अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में तब्दील हो गया। संघर्ष के बीच 2014 में आईएसआईएस, इस्लामिक स्टेट इराक सीरिया का उभार हुआ। इराक सीरिया के बड़े हिस्सों पर उसने कब्जा कर लिया और कब्जा कर खिलाफत का ऐलान कर दिया। जब सीरिया और इराक के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर आईएसआईएस ने खिलाफत का ऐलान किया, तब अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर सीरिया में अपने मिशन को 3 हिस्सों में बांटा। अमेरिका का पहला मिशन था आईएसआईएस का खात्मा, क्षेत्र में स्थिरता और फिर सहयोगी कुर्द बलों एसडीएफ का समर्थन किया जाए। लेकिन बीते 12 सालों में क्या अमेरिका ऐसा कर पाया? अगर अमेरिका के दावों को देखें तो वो कहेगा कि उसने आईएसआईएस के खिलाफत को खत्म कर दिया, हजारों आतंकियों को मारा, कुर्द बलों को मजबूत किया, लेकिन जमीन पर तस्वीर इतनी सीधी नहीं है। आईएसआईएस का क्षेत्रीय नियंत्रण जरूर खत्म हुआ, लेकिन संगठन आज भी सक्रिय है। वो गुरिल्ला मॉडल में तब्दील हो गया, छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ गया, हमले के लिए नेटवर्क तैयार कर लिया और लगातार खतरा बना हुआ है। अमेरिका का एक अप्रत्यक्ष लक्ष्य था कि बशर अल असद की सत्ता कमजोर हो, लेकिन उल्टा हुआ। रूस और ईरान के समर्थन में असद और मजबूत होकर उतरे। सीरिया में स्थिरता नहीं आई, बल्कि देश आज भी टुकड़ों में बटा हुआ है। कहीं सरकारी सेना है, कहीं कुर्द सेना है, कहीं तुर्की समर्थित गुट है। यानी अमेरिका ने लड़ाई तो लड़ी, लेकिन ना वो आईएसआईएस को खत्म कर पाया, ना राजनीतिक समाधान निकल पाया। अलबत्ता उसने इस देश की सोवरेनिटी को, संप्रभुता को ही खत्म कर दिया।
जिस आईएसआईएस के खिलाफ अमेरिका ने लड़ा, उस आईएसआईएस को भी जान लीजिए। आईएसआईएस ने दुनिया को डराने के लिए क्रूर ताकत का नमूना पेश किया, लोगों को मारने के लिए बेहद क्रूर तरीके अपनाए। 2014 में अमेरिकी पत्रकार का सिर कलम कर दिया, सिर कलम कर वीडियो जारी किया। मकसद था अमेरिका को सीधी चेतावनी देना, पश्चिमी देशों में डर फैलाने की कोशिश करना। उस समय आईएसआईएस ने अमेरिका के खिलाफ जंग छिड़ी और तबाही मचाई। उधर ठीक इसके उलट अमेरिका ने 2003 में इराक पर हमला किया और सद्दाम हुसैन की सरकार गिरा दी। दावा था कि विनाश के हथियार WMD और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई। हालांकि बाद में जब खुलासा हुआ तो पता चला WMD नाम की कोई मिसाइल ही नहीं थी, कोई बम ही नहीं था, कोई विनाश वाला हथियार ही नहीं था सद्दाम हुसैन के पास। अमेरिका ने जबरदस्ती टांग अड़ाई थी। नतीजा, अमेरिका को इराक से मजबूरी में निकलना पड़ा। इराक में क्या हुआ? विनाश के हथियार कभी नहीं मिले। सत्ता गिरने के बाद अराजकता फैल गई। इराक सीरिया में सुन्नी शिया संघर्ष बढ़ गया और इसी माहौल के बाद आईएसआईएस का जन्म हुआ। 2003 से 8 सालों तक इराक में अमेरिका रहा। 2011 में अमेरिका इराक से निकल गया, लेकिन पीछे छोड़ गया एक अस्थिर देश, तबाही और बर्बादी के निशान, जहां पर एक बहुत बर्बर ताकत आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन का उदय हुआ, जिसने बाद में इस इलाके में मासूमों पर बहुत अत्याचार किया। अब आ जाइए अफगानिस्तान पर। जब इराक सीरिया के बारे में याद कर ही लिया है तो जरा अफगानिस्तान की रिपोर्ट भी अमेरिका की आपको दिखाई देते हैं, इनका रिजल्ट कार्ड। अफगानिस्तान में अमेरिका 20 साल तक लड़ता रहा, लेकिन लड़ाई बेनतीजा रही। 2001 में 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने तालिबान शासन को हटाने के लिए अफगानिस्तान में हमला किया। शुरुआती कामयाबी में तो तालिबान सत्ता से हट गया, ओसामा को 2011 में मार गिराया गया। लेकिन इसके बाद क्या? इसके बाद तालिबान यहां अलग अलग गुटों में बंट गया और गुरिल्ला वॉर अमेरिका के साथ लड़ता रहा, और एक लड़ाई अंतहीन लड़ाई में तब्दील हो गई। अफगान सरकार कमजोर रही। 2021 में अमेरिका ने यहां से निकलने का फैसला कर लिया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि जिस तालिबान के खिलाफ 20 साल तक अमेरिका लड़ता रहा, उसी तालिबान के हाथ में फिर से सत्ता आ गई। अमेरिका उसी तालिबान को सत्ता की चाबी देकर यहां से भाग गया, जिसके खिलाफ उसने जंग की शुरुआत की थी। मुल्क को उसको बदहाल ये हालत पर छोड़ा, बर्बादी के कगार पर लाकर छोड़ा, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करके छोड़ा। कई सोर्सेस दावा करते हैं, कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी है कि अमेरिका ही आतंकियों को खड़ा करता है और बाद में हथियार की सप्लाई कर अपनी इकोनॉमी को मजबूत करता है। यूएस कई बार अपने दुश्मन के साथ खड़ा होता है। उदाहरण के तौर पर सीरिया में कुर्द बलों का समर्थन, इराक में सत्ता गिराने से सत्ता का खालीपन बना, अफगानिस्तान में लंबे युद्ध ने तालिबान को खत्म नहीं किया। इन हालातों में आतंकी संगठन को पनपने के लिए बहुत मुफीद कंडीशन मिलते हैं। कोल्ड वॉर की विरासत देख लीजिए आप। 1980 में सोवियत संघ के खिलाफ लड़ाई शुरू की। यूएस ने अफगान मुजाहिदीन को समर्थन दिया। इसके बाद कुछ कट्टरपंथी संगठन भी उभरे। इसलिए कहना ज्यादा सही है कि अमेरिका की नीतियों के साइड इफेक्ट से कई बार आतंकवादी संगठनों को भी फायदा होता है। अमेरिका पहले हमला तो कर देता है, लेकिन बाद में दुनिया को इसके इनाम में तबाही ही मिलती है। जाहिर है अमेरिकी विदेश नीति बार बार क्यों फेल होती है, यह समझ में आता है। अमेरिका जंग तो जीत नहीं पाता है, हमला तो कर देता है, लेकिन ना तो स्थायी शांति आ पाती है और ना ही वो अपने दुश्मनों को खत्म कर पाता है। मिडिल ईस्ट की राजनीति जातीय और धार्मिक क्षेत्रीय मामला बहुत पेचीदगियों से भरी हुई है। बाहरी ताकत इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाती। इराक और अफगानिस्तान में अमेरिका ने सरकारें बनाई, लेकिन वो टिकाऊ नहीं रही। अमेरिका के अंदर जनता और राजनीतिक लंबे युद्धों से थक जाती है, जिससे अचानक वापसी होती है। अब दुनिया में सिर्फ अमेरिका ही एक ताकत नहीं है, रूस, चीन और ईरान जैसे खिलाड़ी भी मैदान में हैं। जाहिर है अमेरिका दुनिया की सबसे ताकतवर सेना रखता तो जरूर है, लेकिन जंग सिर्फ ताकत से नहीं लड़ी जाती है। यही वजह है कि अमेरिका की ज्यादातर सैन्य कार्रवाई फेल हुई है, ऑपरेशंस नाकामयाब हुए हैं।
चलिए अब देखते हैं कि अमेरिका किस जंग में कितने समय तक फंसा रहा और उस जंग से निकलने के बाद वहां क्या हासिल हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 अमेरिका ने 1 साल 7 महीने तक की लड़ाई लड़ी। वर्ल्ड वॉर 2 3 साल 8 महीने की लड़ाई लड़ी। कोरियन वॉर 3 साल 1 महीने तक लड़ा। वियतनाम वॉर 19 साल 5 महीने तक चली। इराक युद्ध 8 साल 8 महीने तक अमेरिका लड़ता रहा। अफगानिस्तान युद्ध 19 साल 10 महीने तक लड़ता रहा। अमेरिका जंग में घुस तो जाता है लेकिन जंग से निकलना उसे नहीं आता। और अमेरिका जिस भी देश से निकलता है वहां सिर्फ बर्बादी और तबाही के निशान छोड़ के जाता है। इसलिए अमेरिका ईरान से लंबी जंग नहीं चाहता बल्कि डील करके निकलना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि यहां पर अगर वो लंबे समय तक फंसा तो ये एक और वियतनाम बनेगा, एक और अफगानिस्तान बनेगा, एक और इराक बनेगा, एक और सीरिया बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की एक और इंपॉर्टेंट खबर। एक तरफ रूस, दूसरी तरफ नेटो, यानी जंग का एक और मोर्चा। एक तरफ जहां ईरान और अमेरिका आपस में उलझे हुए थे, इस बीच पुतिन ने कर दिया बहुत बड़ा खेल। सवाल यह कि क्या व्लादिमीर पुतिन अब यूरोप की तरफ मुड़ रहे हैं? व्लादिमीर पुतिन ने 6 बड़े टारगेट क्यों बताए? क्या व्लादिमीर पुतिन किसी बड़े टकराव की तैयारी कर रहे हैं? हाल के दिनों में रूस ने कई यूरोपीय देशों और नेटो सहयोगियों को खुले तौर पर चेतावनी दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड जैसे देशों में मौजूद सैन्य या ड्रोन सपोर्ट सिस्टम को वैध लक्ष्य बताया गया है। इसके अलावा रूस ने फिनलैंड, एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया को भी सीधी चेतावनी दी है कि अगर उनके एयर स्पेस का इस्तेमाल यूक्रेन के हमलों में हुआ तो जवाबी कार्रवाई होगी। यानी रूस अब सिर्फ यूक्रेन पर नहीं बल्कि पूरे यूरोप को वॉर जोन की तरफ देख रहा है। चलिए आपको बताते हैं वो कौन कौन से देश हैं जिसके ऊपर टारगेट किए हुए हैं पुतिन। तो 12 देशों की लिस्ट है। ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड, तुर्की, इजराइल, डेनमार्क, लिथुआनिया, लिथुआनिया, नीदरलैंड, स्पेन, इटली और चेक गणराज्य। माना जाता है ये वही देश हैं जो बड़ी मात्रा में आर्मामेंट सप्लाई करते हैं यूक्रेन को ताकि वो युद्ध में बना रहे, और इसकी वजह से ये युद्ध पुतिन के लिए अंतहीन बनता दिख रहा है। 5 साल से लड़ाई जारी है लेकिन रिजल्ट नहीं है। रशिया जैसा पावरफुल मुल्क, लेकिन सामने यूक्रेन है। यूक्रेन क्यों लड़ पा रहा है? इन देशों की वजह से। अमेरिका भी है इसमें, लेकिन अमेरिका ने जिस तरह से हाल के समय में जेलेंस्की को आंखें तरेरी हैं, उससे पुतिन सेटिस्फाइड है कि अमेरिका इतनी मदद नहीं कर रहा जितनी बाइडेन के समय कर रहा था। रूस ने हाल ही में 12 देशों के विशिष्ट ठिकानों की सूची जारी की जिसने उसमें अपना संभावित सैन्य लक्ष्य मिला। रूस ने आरोप लगाया कि ये देश ड्रोन और हथियारों की गुप्त सप्लाई यूक्रेन को कर रहे हैं ताकि रूस यूक्रेन से जंग लड़ता रहे। रूस का आरोप है कि ये देश यूक्रेन को ड्रोन और अन्य घातक हथियार भी दे रहे हैं। रूस ने दावा किया कि उसके पास इन देशों में स्थित उन फैक्ट्रियों के सटीक लोकेशन मौजूद हैं जहां यूक्रेन के लिए सैन्य उपकरण बनाए जा रहे हैं। रूस का कहना है कि ये देश पर्दे के पीछे से यूक्रेन की सैन्य क्षमता को बढ़ा रहे हैं। रूसी सुरक्षा जो परिषद के उप प्रमुख हैं दिमित्री मेदवेदेव, उन्होंने चेतावनी दी है कि ये ठिकाने हैं जहां रूसी मिसाइल कभी भी पहुंच सकती है और हमला कभी भी हो सकता है। रूस के एलिगेशन क्या है, इसको जरा आसान भाषा में समझने की कोशिश करें। सभी 12 देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। पर्दे के पीछे से हथियार और ड्रोन दिए जा रहे हैं। घातक हथियारों की सप्लाई की जा रही है। यूक्रेन को ये सभी देश घातक हथियार उपलब्ध करा रहे हैं। 12 देश के 21 लोकेशन हमारे टारगेट पर हैं। सबके लोकेशन लॉक कर दिए गए हैं और कभी भी इन पर अटैक हो सकता है। रूस के खिलाफ मदद करने के आरोप में अटैक होगा। लेकिन जिन 12 देशों की सूची हमने आपको दिखाई, क्या वो चुप बैठ जाएंगे? क्या नेटो खामोश रह जाएगा? वो सभी के सभी नेटो मुल्क हैं। किसी एक पर हमला हुआ तो नेटो के आर्टिकल 5 के नेटो चार्टर के आर्टिकल 5 के अनुसार वो सभी के सभी देश पहुंचेंगे
अटैक करने के लिए रशिया। उसके बाद सोचिए आप क्या स्थिति होगी, पूरी दुनिया दो फाड़ हो जाएगी, थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो सकती है। और रूस सिर्फ बयान नहीं देता है, रूस ने टारगेट्स लॉक कर दिए हैं, तब जाकर पुतिन ऐलान कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि करीब 12 ऐसे ठिकाने हैं जिन्हें भविष्य में निशाना बनाया जा सकता है। इस बीच एक और खबर ने यूरोप की चिंता को बढ़ाया है। ब्रिटेन के समुद्री इलाकों में रूसी परमाणु पनडुब्बी देखे गए हैं, वो भी संदिग्ध गतिविधि के हिसाब से। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाते हैं। कीर स्टारमर कह रहे हैं कि रूसी पनडुब्बियां हफ्तों तक ब्रिटिश जल क्षेत्र के पास सक्रिय रही हैं। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर का मानना है कि यह कोई सामान्य गश्त गतिविधि नहीं है, यानी कि सामान्य पेट्रोलिंग नहीं है, बल्कि शक यह है कि पनडुब्बियां समुद्र के नीचे बिछी केबल्स और पाइपलाइन की जासूसी या संभावित सैबोटाज मिशन पर आई थी। यहां समझना यह जरूरी है कि दुनिया का लगभग 99% डिजिटल डेटा, बैंकिंग, इंटरनेट, सरकारी संचार इन्हीं अंडरसी केबल्स के जरिए चलती हैं। अगर इन पर हमला होता है तो यह सिर्फ सैन्य संकट नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला देने वाला मामला साबित हो सकता है। इसी खतरे को देखते हुए ब्रिटेन और नॉर्वे ने संयुक्त नौसैनिक मिशन शुरू किया, जिसमें अटलांटिक सागर में रूसी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कई युद्धपोत और सर्विलांस सिस्टम तैनात कर दिए गए हैं। यानी युद्ध का जनरेटर यहां भी चालू कर दिया गया है, जहां पर यूरोप और रूस आमने सामने दिख रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि यहां खेल तो ईरान अमेरिका का चल रहा था, दुनिया इस तरफ बिजी हो गई, गेम इधर शुरू हो चुका है, ओरिजिनल गेम। ईरान से अगर लड़ाई अमेरिका की लंबी भी चली तो इंपैक्ट तेल, डीजल, पेट्रोल पर होगा, गैस पर होगा, और ये लड़ाई बहुत लंबी नहीं होगी। दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन नेटो वर्सेस रशिया की लड़ाई होगी, फिर क्या होगा? कीर स्टारमर का दावा है कि ब्रिटेन के पास 3 रूसी परमाणु पनडुब्बियां देखी गई। ब्रिटेन के पीएम ने खुद इस मामले का खुलासा किया है। ब्रिटेन ने दावा किया कि तीनों परमाणु पनडुब्बी थी जो जासूसी मिशन पर थी। रूस की इन पनडुब्बियों को देखने के बाद नेटो में हड़कंप मचा हुआ है। रूस की पूरी रणनीति को समझे तो यह सीधा युद्ध नहीं है, बल्कि ग्रे जोन वॉरफेयर है, जहां खुलकर जंग नहीं होती है, लेकिन हर कदम युद्ध जैसा ही दिखता है। कभी ड्रोन घुसपैठ, कभी एयर स्पेस का उल्लंघन, कभी समुद्री जासूसी। ये सब ऐसे तरीके हैं जिनसे रूस बिना औपचारिक युद्ध छेड़े विरोधियों पर दबाव बना सकता है। मकसद साफ है, रूस ये कहना चाह रहा है कि यूक्रेन की मदद बंद करो, नेटो इस लड़ाई से पीछे हट जाए। ये रूस और यूक्रेन के बीच का मामला है, और रूस एक बड़ी सैन्य ताकत है जो कहीं भी कभी भी पहुंच सकती है। यह सब तब हो रहा है जब अमेरिका और रूस के बीच एक अजीबोगरीब खेल चल रहा है। ट्रंप और पुतिन दो ऐसे नेता जो एक दूसरे की तारीफ किया करते थे, अब एक दूसरे पर आजकल टिप्पणी भी कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट जंग में यह दिख चुका है, तो क्या अमेरिका यूरोप को रूस के सामने अकेला छोड़ रहा है? जनवरी 2026 में अबू धाबी में पहली बार अमेरिका, रूस और यूक्रेन की तितरफा बातचीत हुई। ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ क्रेमलिन में पुतिन से 4 घंटे तक मिलते हैं, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिलती। रूस की शर्त वही, डोनबस पर पूरा कंट्रोल चाहिए, जिस पर बात नहीं बन पाई। खबर है कि पुतिन अभी ट्रंप को नाराज नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ट्रंप यूक्रेन के मामले में रूस की मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर यूक्रेन में शांति समझौता टूटा तो यह समीकरण भी बदल सकता है। लेकिन रक्षा जानकार मानते हैं कि रूस के हमले के लिए अभी का वक्त सही है। यूरोप पूरी तरह से तैयार नहीं है, ट्रंप नेटो से इसका नाराज हैं। पुतिन का दोस्त व्हाइट हाउस में मौजूद है। यह पुतिन के लिए एक अपॉर्चुनिटी विंडो है, जिसकी वजह से यूरोप में बहुत दहशत है।
पुतिन की हरकतों के बाद यूरोप में इस वक्त हाई अलर्ट कर दिया गया है। पुतिन की हिटलिस्ट में यूरोप के 11 देश हैं। यूरोपीय देशों में एक साल में हमला संभव है। पुतिन किसी बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। रूस को लगता है कि नेटो की सामूहिक रक्षा की धारा 5 अब व्यवहारिक रूप से लागू नहीं होती। मॉस्को मानकर चल रहा है कि अगर वो किसी छोटे नेटो देश पर हमला करते हैं तो अमेरिका नहीं आएगा। हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अगर रूस ने नेटो के पूर्वी छोर पर हमला किया तो बाल्टिक देशों के पास न टैंक है न लड़ाकू विमान है। पोलैंड थोड़ा बेहतर है, लेकिन अमेरिकी नौसेना के बिना यह जो गठबंधन है नेटो नॉर्थ अटलांटिक गठबंधन, ये कमजोर है। रूस के पास अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु शस्त्रागार है, करीब 5600 परमाणु वारहेड हैं। यह भी एक डर की बड़ी वजह है। यानी रूस की हिटलिस्ट हो, ब्रिटेन के पानी में पनडुब्बी हो या यूरोप में ड्रोन फैक्ट्रियों को धमकी, पुतिन का मैसेज क्लियर है। और वो संदेश है कि पुतिन अभी भी ताकतवर है और उनकी शर्तों को मानना ही ठीक है। यूरोप की भलाई इसी में है। लेकिन यूरोप भी तैयारी कर रहा है, यूरोप जाग रहा है, हथियार बढ़ा रहा है। लेकिन क्या ये काफी है? क्या अमेरिका साथ देगा? क्या शांति की कोई राह बची है? इन सवालों के जवाब बहुत जल्द तय होंगे। क्या नेटो को बचाने के लिए, यूरोप को बचाने के लिए अमेरिका आगे आएगा, रूस से टक्कर लेगा, या फिर नेटो को ट्रंप उसके हाल पर रूस के हवाले छोड़ देंगे? ये सब देखने वाली बात होगी। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। वक्त ब्रेक का है। ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।